हेलो गाइस, आज अपन जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, यानी कि अपन मेल और फीमेल को कैसे पता कर सकते हैं इन एन पॉपुलेशन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी प्रोगैमिक, यानी कि सेक्स डिटरमाइंड पहले ही हो जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अपना हनी बीन्स के अंदर होता है, जैसे कि जो अपना मेल हनी बी होता है यानी ड्रोन्स होते हैं, उनके अंदर पहले ही सेक्स डिफाइन हो जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। सिनगैमिक क्या रहता है, सेक्स डिटरमाइंड होता है एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका एग्जाम्पल है। एपिगैमी यानी सेक्स डिटरमाइंड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे टर्टल्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स या फिर मराइन मोलस्कस के अंदर होता है। अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है अपन सेक्स डिटर्मिनेट करने के लिए। तो सबसे पहला होता है अपना इन्वायरमेंटल या फिर नॉन जेनेटिक मेथड। तो इन्वायरमेंट के अंदर कैसे होता है, जैसे अपन एग्जांपल है क्रोकोडाइल और लिजर्ड का। अगर क्रोकोडाइल और लिजर्ड हाई टेम्परेचर के अंदर रहें तो वो मेल बनते हैं, और अगर लोअर टेम्परेचर के अंदर रहें तो वो फीमेल बनते हैं। बट टर्टल्स के अंदर उल्टा होता है, अगर ये हाई टेम्परेचर के अंदर रहें तो फीमेल्स बनेंगे और लो टेम्परेचर के अंदर रहें तो मेल्स बनेंगे। मराइन मॉलस्कस और मराइन वॉर्म के अंदर क्या होता है, अगर ये एग रिलीज करते हैं तो जो इनका लार्वा रहता है, अगर वो रियर्ड अलोन होता है तो फीमेल बनता है, और अगर अ कंपनी बिटवीन द फीमेल के इसमें रहता है, ये रियर्ड होता है तो मेल बनता है। ये जैसा अपन ने पढ़ा, ये यानी कि ये जो है ना फर्टिलाइजेशन के बाद डिफाइन हो रहा है, जो इनका सेक्स है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डिफाइन हो रहा है, तो ये एक एपिगैमिक टाइप के भी एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरा मैकेनिज्म जो होता है वो होता है नॉन एलोसोमिक जेनेटिक मेथड, यानी कि इनके अंदर जो बैक्टीरिया रहता है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर एफ फैक्टर ऑन द प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है, और क्लैमाइडोमोनास के अंदर क्या रहता है, एक सेक्स डिटरमाइन करने के लिए सिंगल जीन प्रेजेंट रहता है। मेज के अंदर ऐसे ही 2 जीन प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक कोड करता है अपने फीमेल के लिए और एक कोड करता है अपने मेल के लिए। फिर तीसरा टाइप का अपना जो मैकेनिज्म रहता है वो रहता है अपना एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ये होता है फ्रॉम दी सेक्स क्रोमोसोम, जो ये डिटरमाइंड होता है, ये फ्रॉम होता है सेक्स क्रोमोसोम। हैंकिंग ने क्या डिस्कवर करा था, हैंकिंग ने एक एक्स बॉडी को डिस्कवर करा था, यानी इन्होंने स्पर्म के अंदर 50% के अंदर एक्स बॉडी देखी और रिमेनिंग के अंदर कुछ और पाया गया। तो जो रिमेनिंग के अंदर जो पाया गया उसको वाई बॉडी दिया नाम स्टीवंस ने। फिर स्टीवंस और विल्सन ने जो अपने एक्स बॉडी और वाई बॉडी को एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम नाम दिया। फिर अपन अब बात करते हैं एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे अपन मेल हेट्रोगैमेटी के बारे में, यानी कि जो इनका हेट्रोगैमेट रहते हैं वो प्रेजेंट रहता है मेल के अंदर, यानी जो मेल के अंदर एक्स और वाई प्रेजेंट रहेगा, या फिर एक्स और कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं रहेगा। या फिर अपन बात करते हैं जैसे अपन किसी मेल के अंदर अगर एक्स वाई प्रेजेंट है तो उसके एग्जाम्पल अपने हो जाएंगे ह्यूमन इंसेक्ट्स लाइक ड्रोसोफिला। तो इनके अंदर क्या रहता है, मेल के अंदर 2 टाइप्स के जीन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे अपन एक्स और वाई प्रेजेंट रहते हैं। और अगर मेल के अंदर केवल एक्स और एक कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं रहे तो इसको अपन XX एक्सो टाइप मेल हेट्रोगैमेटी बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल अपने ग्रास हॉपर। ऐसे ही फीमेल हेट्रोगैमेटी क्या होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटी यानी फीमेल के अंदर 2 गैमेट प्रेजेंट रहते हैं, यानी 2 टाइप के गैमेट यानी 2 टाइप के जीन प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर ZW ZZ टाइप प्रेजेंट रहे, यानी फीमेल के अंदर Z और W 2 टाइप के जीन प्रेजेंट रहते हैं, तो ये प्रेजेंट रहते हैं अपने बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर। और अगर फीमेल्स के अंदर Z और ZZ यानी कि Z और कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं रहे तो उसको Z और ZZ टाइप फीमेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अपने बटरफ्लाई एंड मॉथ। तो अब अपन बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ द एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो जो अपना XX XY मेल हेट्रोगैमेटी था, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके एग्जांपल अपने मैमल्स, ड्रोसोफिला और एंजियोस्पर्म में, जैसे कि सेलिक्स और मिलन ट्रायम। फिर जो XX एक्सो टाइप मेल हेट्रोगैमेटी था, इसका एग्जांपल अपने एनिमल्स के अंदर ग्रास हॉपर, कॉकरोच, एस्करिस, और प्लांट्स के अंदर है अपना डिस्कॉर्डिया सिनुता और वेलिस नेरिया। फिर जो फीमेल हेट्रोगैमेटी में था वो था ZW ZZ टाइप, यानी ये प्रेजेंट होते हैं अपने बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स और कुछ बटरफ्लाई के अंदर। इनके अंदर केवल और केवल एक प्लांट प्रेजेंट रहता है, वो रहता है फ्रेगेरिया इलेटियर। और ZO ZZ टाइप फीमेल हेट्रोगैमेटी प्रेजेंट रहती है केवल और केवल बटरफ्लाई और मॉथ के अंदर, यानी कुछ बटरफ्लाई और कुछ मॉथ के अंदर। ये जो Z और ZZ टाइप फीमेल हेट्रोगैमेटी है किसी भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं रहती है। अब अपन बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो ह्यूमंस के अंदर अपनी मेल हेट्रोगैमेटी मिलती है, यानी मेल हेट्रोगैमेटी में भी XY टाइप मिलता है, यानी कि जो मेल है उनके अंदर X और Y क्रोमोसोम मिलेंगे। तो जो अपना फीमेल है वो X क्रोमोसोम निकालेगा
और जो अपना मेल है वो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम निकालेगा। अगर एक्स एक्स बनेगा तो अपना फीमेल चाइल्ड बनेगी, और अगर एक्स वाई बनेगा तो ये अपना मेल चाइल्ड बनेगा। तो हर एक प्रेगनेंसी में 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है अपने बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय बनने की। जो बॉय बनने की टेंडेंसी है वो डिटरमाइन करता है अपना वाई क्रोमोसोम, यानी कि जो टाइप ऑफ स्पर्म या उनका जो जेनेटिक मैकअप है वो डिटरमाइन करता है अपने चाइल्ड का सेक्स। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो सिनगैमिक टाइप होता है, यानी सिनगैमिक यानी कि ये एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड हो जाता है कि वो मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा। हैप्लोडिप्लॉइडी की बात करें तो इनके अंदर जो मेल रहते हैं वो हैप्लॉइड के अंदर रहते हैं, और जो फीमेल रहती हैं वो डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर रहती है, यानी कि इनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, और जबकि मेल के अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल है अपने हनी बीज, एंड्स, वेब्स, टर्मिट्स। तो इसका एग्जाम्पल की अगर अपन डिटेल में बात करें, जो हनी बी फीमेल रहती है जब ये मेल के साथ फर्टिलाइज करती है तो ये बनाती है अपनी, सबसे पहले इनके गैमेट बनेंगे। गैमेट यानी 16, यानी जो A2N रहता है वो हाफ हो जाएगा, 32 का हाफ 16 हो जाएगा, और जो इनका मेल रहता है वो हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर ही बनता है, यानी इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा और गैमेट मेल गैमेट बनेगा। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, तो इसके थ्रू अपना ड्रोन्स बनेंगे, यानी मेल वापस बन जाएगा। और जब फीमेल और मेल आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो अगर कोई रॉयल जेली पे फीड कर रहा है तो वो क्वीन बनेगी, और अगर रॉयल जेली पे फीड नहीं कर रही है तो वो वर्कर्स बनेंगी। यानी जो अपना ड्रोन्स रहते हैं ये मेल पार्ट रहते हैं और ये हैप्लॉइड रहते हैं, और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, यानी बाय पार्थोजेनेसिस बनते हैं। जो अपनी क्वीन रहती है वो फीमेल रहती है, डिप्लॉइड रहती है, और ये रॉयल जेली पे फीड होती है, और ये फर्टाइल रहती है। सबसे बड़ी बात, जो अपनी वर्कर भी रहती हैं ये इनफर्टाइल या स्टेराइल रहती हैं, और ये डिप्लॉइड रहती हैं, बट ये रॉयल जेली पे फीड नहीं करती हैं। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी की अपन बात करें तो जो अपना एक्स क्रोमोसोम है ये फीमेलनेस जीन को शो करता है, और जो अपना ऑटोसोम्स होते हैं वो मेलनेस जीन को इंडिकेट करते हैं, और जो अपना वाई क्रोमोसोम है वो मेल फर्टिलिटी जीन होता है। तो सेक्स जो अपना ऑब्टेन्ड होता है वो फ्रॉम होता है नंबर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द ऑटोसोम्स। तो अगर x/a का रेशियो 1 से बड़ा रहा या फिर 1 के इक्वल रहा तो वो फीमेल बनेंगी। अगर x/a का रेशियो 0.5 से 1 के बीच में रहा तो वो इंटरसेक्स बनेंगे। अगर x/a का रेशियो 0.5 के बराबर रहा या फिर उससे कम रहा, तो 0.5 के बराबर रहा तो वो मेल्स बनेंगी, और उससे कम रहा तो ये सुपर मेल्स बनेंगे। अब अपन बात करते हैं गायनेंड्रोमॉर्फ्स की। तो इंडिविजुअल रहते हैं विथ हाफ बॉडी ऑफ मेल एंड हाफ बॉडी ऑफ फीमेल, यानी इनके अंदर जो हाफ बॉडी रहती है वो फीमेल की रहती है और जो हाफ बॉडी रहती है वो मेल की रहती है। इनको अपन गायनेंड्रोमॉर्फ्स बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं म्यूटेशंस की। तो म्यूटेशन क्या रहते हैं? ये सडन इनहेरिटेबल चेंजेस रहते हैं ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन के कारण ही वेरिएशन आता है अपने डीएनए के अंदर। यही लीड करता है म्यूटेशन टू द चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर ये ऑकर होना चाहिए अपने जर्म प्लाज्म के अंदर टू बी इनहेरिटेड, यानी आगे वाली जनरेशन के अंदर जब भी पास होंगे जब ये जर्म प्लाज्म के अंदर म्यूटेशन होगी। जो म्यूटेशन रहते हैं वो सोर्स रहते हैं अपने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के। तो टर्म म्यूटेशन किसने दी थी? वो दी थी हगोदी वेरस ने। इन्होंने ही बोला था ये सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन रहते हैं। इन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया था म्यूटेशन थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन या फिर साल्टेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो डार्विन थे उन्होंने यूज करी थी टर्म स्पोर्ट्स फॉर द म्यूटेशन। तो क्रॉसिंग ओवर के अलावा जो म्यूटेशन है वो अपना वेरिएशन शो कर सकते हैं डीएनए के अंदर। तो म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है और एक जीन या फिर पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोसोमल एब्रिएशन होता है और एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है। जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन रहता है इनके अंदर चेंज होता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम का, ये वेरी कॉमन होता है अपने कैंसर सेल्स के अंदर। और जबकि जो जेनेटिक म्यूटेशन है ये होता है चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो नंबर रहते हैं क्रोमोसोम के वो चेंज हो जाते हैं। और जो पॉइंट म्यूटेशन रहता है ये एक पॉइंट पे होता है। तो अब अपन बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्रिएशंस की। तो क्रोमोसोमल एब्रिएशन ये होते हैं अपने ने जैसे बात करें चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं अपने। तो सबसे पहला होता है अपना डिलीशन या डिफिशियंसी, यानी इनके अंदर लॉस हो जाता है अपना क्रोमोसोम सेगमेंट का। डिलीशन उसको बोलते हैं इनके अंदर 2 साइड से कट लगता है, यानी एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें 7 और 6 गायब हो चुके हैं। और डिफिशियंसी यानी इनके अंदर केवल और केवल 1 कट लगता है, यानी कि अगर ये बाई चांस एग्जाम्पल तौर पे माने तो 9 के ऊपर कट लगा तो 9 के बाद जैसे 9, 10, 11, 12 वो सब डिलीट हो जाएंगे, यानी डिफिशियंसी हो जाएगी। जो डिलीशन और डिफिशियंसी के एग्जाम्पल अपना क्राइडू-चैट सिंड्रोम और वॉल्फ-टिश्नर सिंड्रोम। तो क्राइडू-चैट सिंड्रोम क्या होता है? इनके अंदर जो बच्चा रहता है वो बिल्ली की तरह रोने लग जाता है। ये होता है ड्यू टू डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5। और जो वॉल्फ-टिश्नर सिंड्रोम रहता है ये होता है ड्यू टू द
डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम 4। फिर दूसरा टाइप रहता है अपना क्रोमोसोमल एब्रिएशन का, वो रहता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के अंदर एक टेंडम रिपीट डुप्लीकेशन रहता है और एक रिवर्स टेंडम डुप्लीकेट रहता है। तो जो अपना टेंडम रिपीट डुप्लीकेशन रहता है उसके अंदर क्या होता है, जो टेंडम है वो एक ही जैसे 6-7 और 6-7 पैटर्न के बाद वापस रिपीट हो जाए तो इसको अपन टेंडम रिपीट बोलते हैं। और अगर ये उल्टा जुड़े यानी 7-6 जुड़े तो इसको अपन रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है अपना बरेड आई इन द ड्रोसोफिला। ये होता है ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ द जीन फॉर आई जो कि प्रेजेंट रहता है ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो जो अपना तीसरा टाइम रहता है क्रोमोसोमल एब्रिएशन का, वो रहता है इन्वर्जन, यानी कि उल्टा हो जाता है। यानी जैसे 6-7-8 है तो वो 8-7-6 के तौर पे जुड़ जाएगा। इसके अंदर भी दो टाइप्स के होते हैं फर्दर, ये एक पैरासेंट्रिक होता है और एक पेरीसेंट्रिक होता है। जो पैरासेंट्रिक रहता है इनके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं रहता है, यानी ये सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं रहता है। और जो अपना पेरीसेंट्रिक रहता है इनके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व रहता है। ये बहुत ही कॉमन होता है अपने इन्वर्जन ड्यू टू एक्सरेज, और ये ड्रोसोफिला के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ट्रांसलोकेशन की बात करें, ट्रांसलोकेशन के अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, इनके बीच में आपस में कुछ चेंजेस होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल की। तो सिंपल ट्रांसवर्शन में ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है, तो सिंपल जो GH है वो आके इसमें जुड़ जाएगा, और जो शिफ्ट और इंटरस्टिशियल रहता है यानी कि ये यहाँ से कटेगा और दूसरे क्रोमोसोम के बीच में आके जुड़ जाएगा। और जो अपना रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है इनके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे रहेंगे और रेसिप्रोकल होके दूसरे में जुड़ जाएंगे, यानी इसका कटेगा इसमें जुड़ जाएगा और इसका कटने के बाद ये इसमें जुड़ जाएगा। तो इसके एग्जांपल याद करने के लिए ट्रांसलोकेशन के अपन ने ट्रिक बनाई है जो है BCD, यानी ABCD का BCD। तो B से अपना बर्किट सिंड्रोम, और C से अपना क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, और D से अपना फैमिलियर डाउन सिंड्रोम। तो जो अपना बर्किट सिंड्रोम रहता है ये 8 से 14 क्रोमोसोम यानी 8 और 14 क्रोमोसोम इनसे इन्वॉल्व रहते हैं। और जो अपना क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया रहता है इनके अंदर 22 और 9th क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि अपना डाउन सिंड्रोम के अंदर 21st एंड 14th क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहते हैं। अब अपन बात करते हैं जेनोमेटिक म्यूटेशन के बारे में। तो ये चेंज होता है अपना क्रोमोसोमल नंबर के अंदर, यानी क्रोमोसोम का नंबर ही चेंज होता है। इनके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक एन्यूप्लॉइडी होता है, एक यूप्लॉइडी होता है। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, इसमें लॉस होता है या फिर एडिशन होता है क्रोमोसोम का, यानी सेट ऑफ द क्रोमोसोम का। और जो अपना यूप्लॉइडी रहता है इसके अंदर जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं उसी का कंप्लीशन एडिशन हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है। तो जो एनीप्लॉइडी रहते हैं ये भी दो टाइप के रहते हैं, एक हाइपोप्लॉइडी रहता है और एक हाइपरप्लॉइडी रहता है। हाइपोप्लॉइडी यानी कि इनके अंदर लॉस होता है अपना फ्यू क्रोमोसोम्स का, और जो हाइपरप्लॉइडी रहता है इनके अंदर गेन होता है अपना कुछ क्रोमोसोम्स का। तो इनके अंदर भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स की कंडीशन होती है, जैसे अगर लॉस हो जाए एक का तो इसको अपन मोनोसोम्स बोलेंगे, मोनोसोमी बोलेंगे। अगर एक का एडिशन हो जाए तो इसको अपन ट्राइसोमी बोलेंगे। अगर दो का एक ही टाइप के क्रोमोसोम का लॉस हो जाए इसको अपन डबल मोनोसोमी बोलेंगे। अगर दोनों एक ही टाइप का ऐड हो जाए तो इसको अपन डबल ट्राइसोमी बोलेंगे। अगर दो क्रोमोसोम का लॉस हो जाए सेम टाइप के तो इसको अपन नलोसोमी बोलेंगे। और अगर दो सेम टाइप के क्रोमोसोम का ऐड हो जाए तो इसको अपन टेट्रासोमी बोलेंगे। अगर दो कंप्लीट क्रोमोसोम का लॉस हो जाए तो उसको अपन डबल नलोसोमी बोलेंगे। अगर दो कंप्लीट क्रोमोसोम का एक ही क्रोमोसोम का एडिशन हो जाए तो उसको अपन डबल टेट्रासोमी बोलेंगे। तो ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी डिसीज कॉज होती है ड्यू टू एनीप्लॉइडी, तो अपन बात करते हैं ट्राइसोमी की। तो ट्राइसोमी यानी कि एक एडिशन हो जाता है अपने क्रोमोसोम का। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। इनके अंदर ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोसोम की। एडवर्ड सिंड्रोम यानी के अंदर 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। और पटाउ सिंड्रोम यानी इनके अंदर 13th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। ये तीनों अपने टाइप हैं अपने ऑटोसोम सोमेटिक क्रोमोसोम्स के। फिर जो अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रहता है इनके अंदर एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। और जो अपना जैकब सिंड्रोम रहता है इनके अंदर वाई क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। जो अपनी सुपर फीमेल्स रहती है इनके अंदर एक और टाइप का एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, यानी इनके अंदर भी ट्राइसोमी हो जाएगी अपनी एक्स क्रोमोसोम की। मोनोसोमी की अपन बात करें तो इनके अंदर आता है अपना टर्नर सिंड्रोम, यानी कि इनके अंदर एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा, यानी कि इनके अंदर केवल और केवल 44+X बचेगा। तो एनीप्लॉइडी कैसे डेवलप होती है, अगर मियोसिस के अंदर नॉर्मल मियोसिस के अंदर तो सिंपल मेटाफेज कंडीशन के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। बट अगर ये डिवाइड नहीं हो पाते हैं और कुछ एक कंप्लीट सेट यहाँ पे दूसरे सेल में चला जाता है तो एक के अंदर ऐड हो जाएगा और एक के अंदर इसका क्रोमोसोम का घाटा हो जाएगा, यानी कि एक के अंदर 2n+1 हो जाएगा और एक के अंदर 2n-1 हो जाएगा। इसी कारण अपनी एनीप्लॉइडी कॉज होती है। अब बात करते हैं यूप्लॉइडी की। तो यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, ये होता है चेंज इन द कंप्लीट बेसिक सेट ऑफ द क्रोमोसोम, यानी पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऐड होगा या फिर पूरा का पूरा क्रोमोसोम हटेगा। तो इसके अंदर भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी होता है और एक एलो पॉलीप्लॉइडी होता है। तो जो अपना एलो
ऑटो पॉलीप्लॉइडी रहता है, इनके अंदर जो कंप्लीट बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड होते हैं मोर देन ट्वाइस। तो जैसे कि अगर ट्रिपल ए प्रेजेंट है तो अपन इसको ऑटो ट्राइप्लॉइडी बोलेंगे, अगर 4 बार ए प्रेजेंट है तो इसको अपन ऑटो टेट्राप्लॉइडी बोलेंगे। तो इनके अंदर नॉर्मल मियोसिस तो ऑकर होती है, गैमेट भी फ्यूज होते हैं, फर्टाइल भी होते हैं और सीड फॉर्मेशन भी करवाते हैं। तो बेनिफिट क्या है अपना ऑटो पॉलीप्लॉइडी का, इनके अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ जीन्स बढ़ जाते हैं और जो जीन प्रोड्यूस होता है वो भी बढ़ जाता है, यानी टोटल ओवरऑल सेल का साइज बढ़ जाता है। तो यानी ये गिगास इफेक्ट शो करते हैं, यानी जाइनेंटिज्म इफेक्ट को शो करते हैं, यानी पूरा प्लांट टॉल हो जाएगा, थिकर और इनकी डार्कर लीव्स हो जाएंगी, फ्रूट भी बहुत बड़ा साइज का हो जाएगा और ये प्लांट रेजिस्टेंट हो जाएगा केमिकल्स के लिए। तो एक आर्टिफिशियल इंडक्टर रहता है अपना पॉलीप्लॉइडी का, उसका नाम है कॉल्चिसिन, जो कि ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द कॉल्चिशियम ऑटमनेले, जो कि एक लिलिएसी फैमिली का प्लांट है। ये कॉज करता है डुप्लीकेटिंग ऑफ द सेट ऑफ द क्रोमोसोम को। इनके अंदर जो ये माइटोटिक पॉइजन रहता है, यानी कि इनके अंदर जो मेटाफेज है वो अरेस्ट हो जाता है, जिस कारण ये डुप्लीकेशन शो कर पाते हैं। अब अपन बात करते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी की। इनके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ द क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक टाइप के अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को मल्टीप्लाई करते हैं विद द दूसरे प्लांट के सेट ऑफ क्रोमोसोम से। तो इसका एग्जांपल है, जैसे अपन बात करते हैं एक रेडिश और एक कैबेज की, तो इसको जब अपन ने आपस में फ्यूज कराया तो ए बी का फॉर्मेशन हुआ और अपन ने इसके अंदर कॉल्चिसिन ऐड कर दिया, तो ये फर्दर जिग्नास इफेक्ट को शो कर दिया। तो बट ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं हुआ था, इनके अंदर रेडिश और कैबेज दोनों उगे थे बट ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं किया गया था। फिर दूसरा एग्जाम्पल है अपना व्हीट और जो राई रहती है, तो इसका अपन ने क्रॉस करवाया, क्रॉस कराने के बाद जो अपने को ऑब्टेंड हुए, यानी कि व्हीट और राई दोनों ही ऑब्टेंड हुई, ये कमर्शियली अवेलेबल प्लांट था। और अपन ने जब कॉल्चिसिन ऐड करा तो इनकी जो डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसको अपन ने नाम दिया एलो पॉलीप्लॉइडी। अब अपन बात करते हैं जीन म्यूटेशन की, तो इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर एडिशन और डिलीशन होता है कुछ बेसिस का, और या फिर टॉटमराइजेशन हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इनके अंदर जो एक बेस रहता है वो रिप्लेस होता है फ्रॉम दी अनदर वन। जैसे अपन बात करें यानी प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए, या फिर प्यूरिन पिरामिडिन से रिप्लेस हो जाए, या फिर पिरामिडिन पिरामिडिन से रिप्लेस हो जाए। तो अगर प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस और पिरामिडिन पिरामिडिन से रिप्लेस होगा तो इसको अपन ट्रांजिशनल म्यूटेशन बोलते हैं। अगर प्यूरिन पिरामिडिन से रिप्लेस होगा तो इसको अपन ट्रांसवर्शन म्यूटेशन बोलते हैं। एडिशन या डिलीशन हो जाए कुछ नाइट्रोजन बेसिस का, तो इसको थैलेमीसिया कॉज करता है। और टोटोमराइजेशन हो जाए अपन नाइट्रोजन बेसिस का, यानी कि ए अपना सी के साथ ज्वाइन होने लग जाए और जी अपना टी के साथ ज्वाइन होने लग जाए। बार बॉडी क्या रहती है? बार बॉडी एक इंटरफेस न्यूक्लियर रहता है अपने ह्यूमन फीमेल के अंदर, जो कि स्मॉल डिस्टिंक्ट सस्टेनेबल बॉडी रहता है, जो कि सीन होती है अपनी फीमेल्स के अंदर। इसी को अपन वाई बॉडी बोलते हैं या फिर एक्स क्रोमेटिन बोलते हैं। तो जो लायन हाइपोथेसिस थी, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बताया था कि एक फीमेल के अंदर कितनी बार बॉडी प्रेजेंट रहेगी, तो नंबर ऑफ द बार बॉडीज तो क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम -1, और वाई स्पॉट क्या रहता है, एक वाई क्रोमोसोम रहता है, यानी कि नंबर ऑफ द वाई स्पॉट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ द वाई क्रोमोसोम। तो अपन कुछ एग्जांपल के डील करें तो जो अपना नॉर्मल फीमेल रहता है इनके अंदर XX प्रेजेंट रहता है, यानी इनके अंदर X2X-1 यानी कि केवल एक बार बॉडी प्रेजेंट रहेगी और कोई भी वाई स्पॉट नहीं रहेगा। तो ये एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर रहते हैं एक ऑटोसोम और सेक्स लिंक टाइप के रहते हैं। ऑटोसोम के अंदर भी डोमिनेंट और रेसेसिव टाइप के रहते हैं, और सेक्स लिंक के अंदर भी एक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड के अंदर रेसेसिव और डोमिनेंट रहते हैं, और वाई लिंक्ड भी अपनी डिसऑर्डर्स रहते हैं। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इनके अंदर क्रोमोसोमल एब्रिएशन और एनीप्लॉइडी होती है। जैसे अपन ने क्रोमोसोमल एब्रिएशन के अंदर क्राइडू-चैड सिंड्रोम पढ़ा, बर्किट्स सिंड्रोम पढ़ा, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया पढ़ा, फैमिलिया डाउन सिंड्रोम पढ़ा, और अपना एनीप्लॉइडी के अंदर अपन ने डाउन सिंड्रोम पढ़ा, पटाउ सिंड्रोम पढ़ा, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा, जैकब सिंड्रोम पढ़ा। तो अब इनको एक एक करके अपन डील करेंगे। जो अपने क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी डिसऑर्डर की बात करें तो इनके जो एग्जाम्पल हैं, यानी जो इनके सिंड्रोम है, इनको याद करने के लिए अपन ने जो ट्रिक बनाई है, कल एडवर्ड एंड जैकब सुपर डाउन है, इनको पता करो और टर्न करो। तो के से अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ई से अपना एडवर्ड सिंड्रोम, जे से अपना जैकब सिंड्रोम, एस से सुपर फीमेल, डी से अपना डाउन सिंड्रोम, पी से अपना पटाउ सिंड्रोम और टी से अपना टर्नर सिंड्रोम। तो अब एक एक करके अपन इनको डील करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। तो इनके अंदर क्या रहता है, ये रीजन रहता है अपने ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम का। इनके अंदर जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहता है वो 21st नंबर का रहता है, और इनके अंदर जो इनका जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट रहता है ये 46 + 21,
क्रोमोसोम हो जाता है, यानी कि 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहता है, यानी उसका डुप्लीकेशन इफेक्ट रहता है। तो इनके अंदर कौन सा सेक्स अफेक्टेड होता है? इनके अंदर बोथ मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्ट हो सकते हैं। तो इनके अंदर जो न्यू सेट ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा वो 47 नंबर के अंदर रहेगा। तो ये किसका टाइप है? ये टाइप है अपना ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी डिसऑर्डर का। तो इस सिंड्रोम के कारण कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे अपने को? शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा, स्मॉल राउंड हेड हो जाएगा, ब्रॉड फ्लैट अपनी फीट हो जाएगी, पार्शियली ओपन माउथ रहेगा, अपना फरोड टंग रहेगी, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज होगी, ब्रॉड पाल्म रहेंगे, अपने मल्टीपल लूप रहेंगे और बच्चा फिजिकली और मेंटली रिटार्ड रहेगा। तो अपन अब बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या रहता है? तो जो बच्चे की तो ये एक मेजर रहता है अपने इंटेलिजेंस का ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इनके अंदर जो IQ रहता है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो बच्चे की अभी की एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज कहलाती है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है। तो अगर ये 140 से ज़्यादा होता है तो वो जीनियस है, अगर ये 125 से 139 के बीच में आता है तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है, और ये अगर 0 से 34 के बीच में आता है तो वो इडियट है। अब अपन बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की। तो एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर ट्राइसोमी होती है अपने 18th क्रोमोसोम की, यानी कि 18th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहता है। ये दोनों सेक्स को अफेक्ट करता है, यानी मेल और फीमेल को दोनों को अफेक्ट करेगा। तो इनके अंदर टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट रहते हैं? वो 47 हो जाते हैं। ये भी एक अपना टाइप है ऑटोसोमल एनिप्लॉइडी डिसऑर्डर का। तो जो अपना एडवर्ड सिंड्रोम है इसके सिम्टम क्या है? बच्चा मेंटली रिटार्ड रहेगा और ये डिफेक्ट, इनके अंदर डिफेक्ट हार्ट प्रेजेंट रहेगा और जो इनका जो किडनी है वो हॉर्सशू शेप की हो जाती है और ये अपना हमेशा जो फिंगर है वो टाइटली क्लेंच रखते हैं। पटाउ सिंड्रोम का रीजन क्या है? ये ट्राइसोमी ऑफ द 13th क्रोमोसोम होता है। इनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहता है? अपने जैसे बात करें 13th क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहता है। तो इनका जो जेनेटिक मेकअप हो जाएगा वो हो जाएगा 46 + 13 क्रोमोसोम। ये दोनों ही सेक्स को अफेक्ट करेगा, यानी मेल और फीमेल दोनों को ही अफेक्ट करेगा। तो इनके अंदर जो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे वो 47 हो जाएंगे। इनका भी जो टाइप है वो भी ऑटोसोमल एनिप्लॉइडी डिसऑर्डर है। इनके जो सिम्टम्स हैं वो है बच्चा मेंटली रिटार्ड हो जाएगा और इनके अंदर क्लेफ्ट लिप प्रेजेंट रहेगी। अब अपन बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। इनके अंदर एक्स्ट्रा ट्राइसोमी होती है एक्स क्रोमोसोम की, यानी एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट रहती है अपने एक्स क्रोमोसोम की और इनका जो जेनेटिक कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 44 + XXY। ये केवल और केवल मेल को अफेक्ट करेंगे। इनके अंदर जो नए सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा वो 47 हो जाएंगे। जो इनका टाइप है वो है अपना सेक्स लिंक्ड एनिप्लॉइडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो अपने क्लाइनफेल्टर के सिंड्रोम क्या है, यानी सिम्टम्स क्या है इनके? तो टॉल स्ट्रेचर रहेगा, मस्कुलर डेवलप रहेंगे क्योंकि इनके अंदर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट फेमिनाइज्ड मेल रहेगा, यानी इनके अंदर क्योंकि 2 X प्रेजेंट है। ये स्टेराइल रहेंगे। इनके अंदर अंडर डेवलप्ड टेस्टिस प्रेजेंट रहेंगे। जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे, जैसे ब्रीस्ट का एनलार्जमेंट होने लग जाएगा, फीमेल पैटर्न आने लग जाएगा और फेमिनाइन हाई पिच वॉइस हो जाएगी। इनके अंदर इंक्रीज हो जाएगा एस्ट्रोजन का लेवल और डिक्रीज हो जाएगा अपना टेस्टोस्टेरोन का लेवल, यानी इनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या होता है? ये मोनोसोमी होती है अपने एक्स क्रोमोसोम की, यानी कि इनके अंदर एक और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो हो जाएगा 44 + X केवल। ये किसको अफेक्ट करेगा? ये केवल और केवल फीमेल्स को अफेक्ट करेगा। तो इनके अंदर जो नए सेट ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो केवल और केवल 45 है। तो ये किसका टाइप है? ये टाइप है अपना सेक्स लिंक्ड एनिप्लॉइडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। तो अपने ये टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम क्या होते हैं? इनके अंदर शॉर्ट स्टेचर रहेंगे, स्टेराइल फीमेल्स रहेंगी और रूडिमेंट्री ओवरी और जेनिटाइल डक्ट रहेंगे। इनके अंदर कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी और जो इनकी नेक रहेगी वो भी वेब्ड रहेगी। इनका पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होता है। तो अब अपन बात करते हैं जैकब सिंड्रोम की। तो जैकब सिंड्रोम का कारण क्या होता है? इनके अंदर ट्राइसोमी प्रेजेंट रहती है अपने Y क्रोमोसोम की, यानी जो इनका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 44 + X + YY। और अब यदि इसमें 2 Y प्रेजेंट है तो इनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी, जिसका जो इनका मेल रहता है वो बहुत ज़्यादा एंगर शो करते हैं। इस वजह से इनको क्रिमिनल माइंडेड मैन भी बोलते हैं। तो ये किस सेक्स को अफेक्ट करेगा? मेल को अफेक्ट करेगा। तो मैंने जैसा बताया इनको अपन सुपर मेल्स या फिर क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इनके सिम्टम्स क्या है? मोर एग्रेशन हो जाएगा देन द नॉर्मल मेल। इनका क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड हो जाएगा, एबनॉर्मली टॉल स्ट्रेचर हो जाएगा, बट ये फर्टाइल रहते हैं। सुपर फीमेल्स की अपन बात करें तो सुपर फीमेल अपना कारण है अपना ट्राइसोमी या टेट्रासोमी के ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। इनके अंदर कौन सा इन्वॉल्व रहता है? क्रोमोसोम वो एक्स क्रोमोसोम रहता है। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट 44 + XXX हो जाएगा, यानी कि 2 X से ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे। जो अफेक्टेड सेक्स है वो केवल और केवल फीमेल है। तो इनके अंदर नए सेट ऑफ द क्रोमोसोम 47, 48, 49 भी हो सकते हैं। तो इनके सिम्टम्स क्या अपने सुपर फीमेल्स के? वो है टॉल स्ट्रेचर, क्वालरिंग नेचर हो जाएगा, जैसे क्योंकि इनके अंदर जो एस्ट्रोजन की मात्रा है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाती है। इस वजह से जो फीमेल्स का चिड़चिड़ा नेचर होने लग जाता है। तो इसका तीसरा सिम्टम्स, बट ये फर्टाइल रहते हैं।
अब अपन बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर की। तो ये दोनों को अफेक्ट करता है, मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट करता है। तो यानी कि अगर रेसेसिव कंडीशन के अंदर ऑटोसोम प्रेजेंट रहेंगे तो ही जो अपना ऑर्गेनिज्म है वो मरेगा, यानी अपन ह्यूमन मरेंगे। बट डोमिनेंट या फिर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, नॉर्मल रहेगा, और एक डोमिनेंट एक रेसेसिव प्रेजेंट रहेगा, तो वो कैरियर्स रहते हैं डिसीज के। तो जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स के जो डिसीज हैं उनको याद करने के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है। जो अलका थी वो फिनाइल पीने से सिक थी, तो अलका फिनाइल पीने से सिक थी। तो ए से एल्केप्टोनूरिया, पी से फिनाइल कीटोयूरिया, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस, और एस से सिकल सेल अनीमिया, और टी से थैलेसीमिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपना एल्केप्टोनूरिया की। तो एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। इनमें कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहता है? इनके अंदर थर्ड क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहता है। इनके अंदर क्या होता है, जो पायरुविक एसिड रहता है वो लीवर के अंदर होमोजेनेटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी एल्केप्टोन के अंदर कन्वर्ट होता है। बट इसका फर्दर ऑक्सीजनेस नहीं हो पाता क्योंकि जो क्रोमोसोम थर्ड है वो प्रेजेंट नहीं रहता, जिस वजह से वो एंजाइम नहीं बन पाता है जो इनको ऑक्सीजनेस करता है। तो इनके अंदर इंक्रीज हो जाएगा अपना एक्यूमुलेशन ऑफ द एचजीए, यानी कि होमोजेनेटिक एसिड का, यानी एल्केप्टोन का अपना एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएगा। बट ये पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द किडनी, इस वजह से ये यूरिन के अंदर आने लग जाते हैं। ये डिपॉजिट होते हैं अपने कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट के बीच में। तो इनका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अगर अपन यूरिन को बाहर छोड़ दें आधे घंटे के लिए करीब, तो जो अपना यूरिन है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। इस वजह से इसको अपन ब्लैक बोन डिसीज भी बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं फिनाइल कीटोयूरिया की। ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इनके अंदर जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहता है वो 12th क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहता है। तो ये जो फिनाइल एलिनिन रहता है ये थायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिस कारण इंक्रीज हो जाता है अपना एक्यूमुलेशन ऑफ द फिनाइल एलिनिन, और ये फर्दर एक्सक्रीट आउट होते हैं क्योंकि ये पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं अपने किडनी के। तो जो फिनाइल एलिनिन रहता है वो कन्वर्ट होने लग जाता है अपना पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में, जो कि बहुत हार्मफुल रहते हैं, जो कि डिपॉजिट होने लग जाते हैं अपने ब्रेन के अंदर, जिस कारण कॉज होता है अपना मेंटली रिटार्ड होने लग जाता है बच्चा, और डिक्रीज हो जाता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन और हेयर का, और इनके अंदर से मस्टी स्मेल आने लग जाती है पूरी बॉडी से। अब अपन बात करते हैं अपनी एल्बिनिज्म की। एल्बिनिज्म भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इनके अंदर जो फिनाइल एलिनिन रहता है वो मेलेनिन पिगमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिस कारण जो मेलेनिन लेस सिक्रीट होता है, जिस कारण जो इनके हेयर कलर के सब भूरे भूरे रह जाते हैं। तो इनका लाइट कलर के कारण होने के कारण ये स्किन कैंसर के मोर प्रोन होते हैं, और इनका पुअर विजन होता है, बट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ रहती है। तो अपन ने अभी 3 जो डिसऑर्डर्स पढ़े, यानी कि अपन ने जो एल्केप्टोनूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया और एल्बिनिज्म पढ़ा, ये तीनों के तीनों अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर है। और जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के एरर के कारण जो डिसऑर्डर कॉज होते हैं वो है अपने टे सेक्स डिसीज और गॉचस डिसीज। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो ये क्रोमोसोम, इनके अंदर क्रोमोसोम 7 इन्वॉल्व होता है। इनके अंदर एक्यूमुलेशन होने लग जाता है अपने म्यूकस का, जिस कारण फाइब्रस सिस्ट फॉर्म होने लग जाता है अपने पेनक्रियास के अंदर, और म्यूकस का इंक्रीज हो जाता है अपने एल्वेओलाई के अंदर, जिस कारण डिफिकल्टी होती है अपनी ब्रीथिंग के अंदर, जिस कारण ये इम्पेयर करता है अपने बाइल प्रोडक्शन को और लीवर के सिक्रीशंस को। और ये इसी के कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण फेलियर होता है अपने क्लोरीन आयन के ट्रांसपोर्ट का, यानी कि जो सोडियम और क्लोरीन का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। फिर एक एनाप्थेल्मिया रहती है। इनके अंदर क्या रहता है, एब्सेंस हो जाता है वन और बोथ ऑफ द आई का इस डिसऑर्डर के कारण। जो अपना विल्सन्स डिसीज रहती है, इनके अंदर एक्यूमुलेशन होने लग जाता है अपने कॉपर का इन द लीवर, ब्रेन एंड आई। अब अपन बात करते हैं सिकल सेल अमीनिया की। तो सिकल सेल अमीनिया भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहता है वो 11th नंबर का क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहता है। इनके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है अपना एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का। तो जो अपना हीमोग्लोबिन रहता है वो कंट्रोल्ड होता है फ्रॉम द सिंगल पेयर ऑफ द अलील। तो इनके अंदर 3 टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं। एक HbA टाइप यानी कि नॉर्मल रहता है, एक HbS टाइप यानी कि कैरियर रहता है, और अगर HbS टाइप हो जाए तो वो डिसीज होता है, यानी कि वो मर जाता है इंसान। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो 6th कोडोन प्रेजेंट रहता है अपने बीटा चेन के ऊपर, यानी जो 11th क्रोमोसोम के 6th पोजीशन के ऊपर बीटा चेन के ऊपर T की जगह A प्रेजेंट हो जाता है। अगर T प्रेजेंट रहेगा तो वो GAG बनाएगा, GAG यानी ग्लूटामिक एसिड बनाएगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर। बट अगर ये T की जगह A प्रेजेंट रहेगा तो वो GUG बनाएगा, यानी वैलिन बनाएगा। तो ये डिसऑर्डर होता है, यानी कि इनके अंदर केवल और केवल पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है अपना बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन एट द 6th पोजीशन, जहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड रहता है वो रिप्लेस हो जाता है फ्रॉम द वैलिन। तो जो अपना एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है वो पॉलीमराइज होता है अंडर द लो O2 टेंशन। तो जो अपना नॉर्मल आरबीसी रहता है वो बाइकॉन्केव शेप का रहता है, बट जो अपना अगर ये सिकल सेल अनीमिया डिसीज कॉज होगी तो ये स्पिंडल शेप का हो जाता है, जिस कारण अपने ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आने लग जाती है और ऑक्सीजन की कमी आने लग जाती है।
तो सिकल सेल के कैरियर कौन रहते हैं, वो प्लियोट्रोपी होती है, यानी कि इनके अंदर जो HbS टाइप के रहता है वो मर जाते हैं और जो HB और HbS टाइप के रहते हैं वो कैरियर रहते हैं। बट इनके अंदर एक फ़ायदा होता है कि अगर इनको मलेरिया डिजीज कॉज होगी तो ये मरेंगे नहीं। फिर लास्ट डिसीज रहती है अपनी थैलेसीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। इनके अंदर एबनॉर्मल सिंथेसिस होता है अपने ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन का, जो कि प्रेजेंट रहती है अपने हीमोग्लोबिन के अंदर, यानी अल्फा और बीटा चेन का। तो इनके अंदर किसी के एक के अंदर अल्फा या बीटा चेन कोई सी भी फॉर्म नहीं होगी। इनका जो ट्रीटमेंट है वो है अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये दो टाइप के रहते हैं, एक अल्फा थैलेसीमिया रहता है और एक बीटा थैलेसीमिया रहता है। जो अल्फा थैलेसीमिया रहता है ये होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। इनके अंदर जो अल्फा चेन रहती है वो फॉर्म नहीं होती है, यानी अल्फा थैलेसीमिया के अंदर एक्सेस हो जाएगी अपनी बीटा चेन, बट ये इतना लीथल नहीं होता है। बट अगर बीटा जो थैलेसीमिया रहता है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। इनके अंदर अगर माइनर कंडीशन के अंदर कुछ बीटा चेन फॉर्म होती है, इतना लीथल नहीं होता है। बट अगर कोई भी बीटा चेन फॉर्म नहीं होगी तो जो अपना RBC है वो हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पाएंगे और वो फाइनली जो इंसान है वो मर जाएगा तुरंत ही, यानी ये बहुत लीथल होते हैं। जो मेजर वाला रहता है वो बहुत लीथल होता है। अब अपन बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन के बारे में, यानी कि अभी अफेक्ट करेगा अपने मेल और फीमेल दोनों को ही, यानी इनके अंदर डोमिनेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो वो डिसीज रहेगा, और अगर ये रेसेसिव फॉर्म के अंदर रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। तो इसको भी याद करने के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स को भी याद करने के लिए अपन ने जो ट्रिक बनाई है वो है प्रिंस, पॉली एंड ब्रैकी, यानी ये 3 दोस्त थे, वो हंट में गए न्यू बॉर्न मैमी वुली मैमथ के। तो प्रिंस, बॉली एंड ब्रैडी हंटेड न्यू बॉर्न वुली मैमथ। तो अपना P से PTC टेस्टिंग, P से पॉलीडैक्टिली, A से अपना एकोंड्रोप्लासिया और एनिड्रिया, और अपना B से ब्रैकीडैक्टिली, और H से अपना हंगिस्टन डिसीज, और N से अपना न्यूरोफाइब्रोमोटोसिस, और W से अपना वुली हेयर, और H से अपना मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो जो अपने PTC पेपर टेस्टिंग होती है, इनके अंदर टेस्ट पर जो रहते हैं वो डिपेंड रहता है अपनी जेनेटिक मेकअप ऑफ द टेस्टर के अंदर। तो इनके अंदर टेस्ट आना बंद हो जाता है, यानी टेस्ट का सेंसेशन चला जाता है। पॉलीडैक्टिली की बात करें तो इनके अंदर प्रेजेंस रहता है अपनी एक्स्ट्रा फिंगर इन द टोज, और ब्रैकीडैक्टिली की बात करें तो इनके अंदर प्रेजेंस रहता है अपना एक शॉर्ट फिंगर का, यानी जैसा ऋतिक रोशन के हाथ में एक 6th फिंगर प्रेजेंट रहती है, तो वो इनको ऑटोसोमल जो डोमिनेंट डिसऑर्डर था वो था अपना ब्रैकीडैक्टिली। फिर अपन बात करते हैं एकेंड्रोप्लासिया की। तो इनके अंदर ड्वार्फिज्म शो होता है विद द शॉर्ट स्ट्रेचर, यानी शॉर्ट अपने लिम्स और लेग्स हो जाते हैं। फिर एनिड्रिया में अपना एब्सेंस होता है आइरिस का। हंग्रीटन्स कोरिया, यानी इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 12 इन्वॉल्व रहता है, यानी कि इनके अंदर जो ब्रेन टिश्यू रहता है इसका डेट्रिएशन हो जाता है। तो जो मेंटली रिटार्ड होने लग जाता है बच्चा, और ये डिलेड होती है इनके अंदर लिथेलिसिटी, यानी इनका जो मरने की एज रहती है वो थोड़ी डिले होती है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की बात करें तो इनके अंदर ट्यूमर हो जाता है अपने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व टिश्यू के अंदर। वुली हेयर की बात करें तो एक्सट्रीमली हेयर प्रेजेंट रहता है अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। फिर जो अपना मायोटिन डिस्ट्रॉफी है, इनके अंदर माइल्ड माइस्टोनिया होती है, यानी कि जो मसल वीकनेस ऑफ द फेस और एक्सट्रीमिटीज हो जाता है। फिर जो अपना सेक्स लिंक डिसऑर्डर के अंदर अपना एक्स लिंक्ड आता है और एक वाई लिंक्ड आता है। जो वाई लिंक्ड है वो मेल्स को इफेक्ट करता है, यानी कि ये हॉलेंड्रिक डिसऑर्डर होता है। इसका एग्जांपल है अपना हाइपरट्राइकियम, यानी जो कान के ऊपर हेयर प्रेजेंट रहते हैं वो केवल और केवल मेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फिर एक्स लिंक्ड के अंदर भी 2 टाइप के रहते हैं, एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव रहता है और एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रहता है। जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव रहता है ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है, और जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ये भी दोनों को अफेक्ट करता है। बट जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है इनके अंदर कोई भी कैरियर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो जो अपना एक्स लिंक के जो एग्जाम्पल है वो है अपना रट सिंड्रोम, गॉइट सिंड्रोम और सेल्ड्रो रिकेट्स। एक्स लिंक के अपन जो डिसऑर्डर्स है उसको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो इनको याद करने के लिए अपन ने जो ट्रिक बनाई है, जो हीम है उसने गॉट 6 कलर डिम लाइट एट नाइट। तो हीम से हीमोफीलिया, गॉट 6 से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी गॉट 6 से अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डिफिशियंसी, कलर से कलरनेस ब्लाइंडनेस, और डम लाइट से अपनी ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नाइट से अपना नाइट ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस 2 टाइप की हो सकती है, एक एक्वायर्ड हो सकती है, एक्वायर्ड यानी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन ए के कारण हो सकती है, और जो जेनेटिक होती है वो तो होती है ड्यू टू जीन म्यूटेशन, वो भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव के कारण। तो इनकी डिफिशियंसी हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ दी अपना रोडोप्सिन प्रोटीन। तो रोडोप्सिन प्रोटीन के कारण जो अपना रॉड्स रहती हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाती है इतनी क्षमता के साथ, जिस वजह से नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डिफिशियंसी की बात करें तो इनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है जीन फॉर्मिंग द एंजाइम
ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डीहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या करते हैं, इनकी डिफिशियंसी के कारण जो अपना हीमोग्लोबिन रहता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिसका जो आरबीसी की मेम्ब्रेन रहती है वो रप्चर हो जाती है, जिसका जो आरबीसी ब्रेकडाउन होता है और जॉन्डिस और एनीमिया कॉज करता है और फाइनली डेथ हो जाती है। डुचेनी मस्कुलर डायस्ट्रोफी की अपन बात करें तो इनके अंदर म्यूटेशन होता है जीन फॉर्मिंग द डायस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो डायस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या रहता है, ये अपना एक प्रोटीन रहता है जो कि इंटीग्रेट करता है अपने मसल और स्केलेटन मसल्स को। तो इनकी डिफिशियंसी हो जाती है अपनी डायस्ट्रोफिन प्रोटीन की, जिस कारण मसल वीकनेस हो जाती है और 12 साल तक की एज तक आते आते बच्चा अनेबल टू वॉक यानी कि वॉक नहीं कर पाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू कार्डियोमायोपैथी मसल के कारण, यानी कार्डियक मसल जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसकी फाइनली डेथ हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। जो कलर ब्लाइंडनेस थी वो डिस्कवर करी थी अपने हॉर्नर ने। ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है, यानी कि रेड और ग्रीन कलर के अंदर जो बच्चा रहता है वो डिफर नहीं कर पाता है। ये जो मार्क जकरबर्ग के उनको भी कलर ब्लाइंडनेस है। तो पेशेंट अनेबल टू डिफरेंशिएट इन द रेड एंड ग्रीन कलर, और ये इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो अपना होता है स्चर्निया चार्ट। तो 3 टाइप की कलर ब्लाइंडनेस होती है, एक अपन रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है और ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो जो रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको अपन प्रोटोनोपिया बोलते हैं, फिर जो ग्रीन रहती है उसको ड्यूट्रोनोपिया बोलते हैं और जो ब्लू रहती है उसको अपन ट्राइटोनोपिया बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया भी एक अपनी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है, इसको अपन ब्लीडर्स डिसीज भी बोलते हैं, यानी कि अगर इनके अंदर कोई भी कट लग जाता है तो वो क्लॉट नहीं हो पाता और उसकी फाइनली डेथ हो जाती है। तो इसको अपन एक ये जो अपना शाही परिवार था यानी कि जो रॉयल फैमिली थी, इनके अंदर ये डिसीज कॉज होते आ रही थी। ये भी 2 टाइप की होती है फर्दर, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। और जो हीमोफीलिया डिसीज रहती है ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द मदर टू द मेल प्रोजेनी। तो जो फीमेल के चांसेस रहते हैं डिजीज होने के वो बहुत कम रहते हैं। तो हीमोफीलिया ए के अंदर क्या रहता है, फैक्टर नंबर 8 का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और जो हीमोफीलिया बी रहता है इनके अंदर फैक्टर नंबर 9 का सिंथेसिस नहीं कर पाती अपनी बॉडी। तो ये कुछ इनहेरिटेंस पैटर्न है, यानी कि अपन ने कुछ याद करने के लिए बनाया था, तो आप इसको देख सकते हैं चार्ट को। अपन बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो जो अपना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है इनके अंदर ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का from the parent to the offspring by the gene present in the cytoplasm of the contributing gamete। यानी कि इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपना इनहेरिटेंस के अंदर। तो इसको अपन मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जो मैटरनल का ही जो साइटोप्लाज्म है वो इन्वॉल्व रहता है अपने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर, यानी फीमेल गैमेट रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने साइटोप्लाज्म के लिए इन द जाइगोट। तो उन जीन को अपन साइटोजीन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको डील करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लास्टिड इनहेरिटेंस ऑफ द लीफ टाइप इन द मिरापिलस जलापा। तो मिरापिलस जलापा के अंदर 3 टाइप के लीव्स मिलते हैं, ग्रीन रहता है, एक पेल येलो रहता है और एक वेरीगेटेड रहता है। जो अपना ग्रीन रहता है वो क्लोरोप्लास्ट बनाता है और जो पेल येलो रहता है उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है और जो वेरीगेटेड रहता है इनके अंदर तीनों प्रेजेंट रहता है। तो ये अपन एक व्हील के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, यानी कि व्हील ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन द मिरापिलस जलापा। तो अपन बात करें तो फीमेल गैमेट के अंदर ये जीपीवी अपन ने बनाया है, ठीक है, और जो अपना मेल है वो वीजीपी और वीजीपी है। तो फर्दर इनके जो इनहेरिटेंस यानी कि इनका जब आपस में फ्यूजन होगा तो क्या क्या फॉर्म होगा। तो अगर जो अपना वेरीगेटेड है अगर वो किसी के साथ भी फॉर्म होगा तो वेरीगेटेड पेल येलो या ग्रीन कुछ भी बन सकता है, जबकि अपना पेल येलो अगर कुछ भी मेल यानी मेल कुछ भी रहे तो वो पेल येलो ही बनाएगा, यानी फीमेल वाला ही बनाएगा। तो जो अपना ग्रीन और कुछ भी मेल रहे तो वो केवल और केवल ग्रीन बनाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेल स्टेबिलिटी इन द मेज, और दूसरा है अपना प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन द एंथेरना, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके। अब अपन बात करते हैं कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस की, यानी कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस किसके अंदर होता है, अपना पैरामीशियम ऑरेलिया के अंदर होता है। तो इनके अंदर भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। तो वो कैसे होता है, इनके अंदर किलर और एक सेंसिटिव प्रेजेंट रहता है। जो किलर रहते हैं उनके अंदर के जीन या फिर कापा वाला जीन प्रेजेंट रहता है, और जो सेंसिटिव रहते हैं इनके अंदर कोई के जीन प्रेजेंट नहीं रहता है। तो अगर इनके अंदर के जीन प्रेजेंट रहेगा तो ये बहुत ज्यादा पैथोजेनिक हो जाते हैं। तो पैरामीशियम क्या शो करते हैं, पैरामीशियम अपने कॉन्जुगेशन को शो करते हैं। तो अगर इनके बीच में आपस में क्रॉस हुआ, अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कॉन्जुगेशन होता है केवल और केवल न्यूक्लियस एक्सचेंज हो पाएगा, अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है तो साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज हो पाएगा, यानी इनका जो सेंसिटिव है वो भी किलर बन जाएंगे। अब अपन बात करते हैं शेल कॉइलिंग इनहेरिटेंस के बारे में। तो जो शेल कॉइलिंग इनहेरिटेंस है ये भी अपना शेल कॉइलिंग इनहेरिटेंस, तो शेल कॉइलिंग इनहेरिटेंस अपनी स्नेल के अंदर होती है। इनको स्टडी करा था अपने स्टुवेट ने। तो इनके अंदर 2 टाइप्स के शेल प्रेजेंट रहते हैं, यानी कॉइलिंग प्रेजेंट रहती है, एक डेस्ट्रल रहता है और एक साइनोस्टेरियल रहता है।
जो डेक्स्ट्रल रहता है वो राइट हैंडली कॉइल रहते हैं और जो साइनोस्ट्रियल रहता है वो लेफ्ट हैंडली कॉइल रहते हैं। तो जो जीन डी रिस्पॉन्सिबल रहता है, अपना कैपिटल डी रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने डेक्स्ट्रल के लिए, और ये कॉइलिंग अपनी इनहेरिट होती है फ्रॉम द फीमेल कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण। तो यानी ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो अपन क्रॉस 1 की बात करें तो इसमें अपन ने डेक्स्ट्रल मेल को लिया और साइनोस्ट्रियल फीमेल को लिया है। तो जब अपन ने आपस में इनको फ्यूज करवाया तो अपने को 3 राइट मिले और एक लेफ्ट कॉइल मिला। जब अपन ने साइनोस्ट्रियल मेल लिया और डेक्स्ट्रल फीमेल ली तो भी अपने को 3 राइट मिले और एक लेफ्ट मिला। यानी जो फिनोटाइप था ऑफस्प्रिंग का वो डिटरमाइंड होता है अपने जीनोटाइप ऑफ द मदर के कारण। बट ये क्रॉस 2 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके अंदर अपने को सारे डेक्स्ट्रल मिले, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिला। अब अपन बात करते हैं ट्विंस की। तो ट्विंस अपने यानी कि जो 2 ह्यूमन एक साथ बेबीज एक साथ डिलीवर हो एट अ सेम टाइम, तो 2 ट्विंस होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है और एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है। अगर 2 अलग अलग ओवम बने और 2 अलग अलग स्पर्म आके उनसे फ्यूज हुए तो वो अपना डाइजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन करेंगे। यानी ये दोनों का अपना सेक्स भी अलग हो सकता है और इनके जेनेटिक मेकअप भी अलग हो सकते हैं। बट अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस की अपन बात करें तो जो इनका सेल है ना, तो केवल एक जाइगोट बनेगा और जाइगोट अगर बाई चांस डिवाइड हो जाए, अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो 2 बेबीज को बनाएगा। अगर ये इनकम्प्लीट डिवाइड हो तो बेबीज, जैसे अपन ने देखा था न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि 2 बेबीज एक साथ उनके सर पर अटैच है या फिर उनके हाथ पर अटैच है, तो वो ये प्रॉब्लम शो होती है उनके साथ इनकम्प्लीट जब सेपरेशन होता है अपने जाइगोट के अंदर। सो थैंक यू गाइज। आज अपन ने एक और चैप्टर समाप्त कर लिया जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इसके क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है वो भी मैंने डाल दी है अपने चैनल पेज पे, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। टिल नाउ हैप्पी लर्निंग।